हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल जीना नॉलेज पे। मैं हूं अमित कुमार। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले सेट में आपको 40 नंबर तक का प्रश्न हम करवा चुके थे। अगर पिछला सेट नहीं देखे हैं तो 40 नंबर का 40 प्रश्न जो है आपका, वो वहां पे आप लोग जाके देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों, वो 40 के साथ साथ जो एक्स्ट्रा जो होता है वो भी मैं लगभग मान लीजिए तो एक प्रश्न के साथ दो, तो यानी 80 क्वेश्चन आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सेट प्रैक्टिस जो है बहुत जरूरी है आप लोगों को एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगर बीपीएससी भी या स्टेट, अगर किसी भी चीज़ की एग्जाम है, पेपर 1 या पेपर 2, तो दोस्तों यकीन मानिए आपको ये सब प्रश्न जो है रिपीट होते रहते हैं और यही सब प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, समय ना गवाते हुए। अगर चैनल पे नए या पुराने हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कि दोस्तों, यहाँ पे जो है रेगुलर आपको पर डे जो है आपको शाम में सेट प्रैक्टिस जो है करवाया जाता है। तो चलिए, 41 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। 41 नंबर है कि ताल जिस स्थान से प्रारंभ होती है उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, यह सब जो है बेहद छोटी छोटी मगर मोटी मोटी प्रश्न है। तो जिस स्थान से प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सम। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ताल जिस स्थान से बजना प्रारंभ होता है दोस्तों उसको सम कहते हैं। ठीक है, तो यह सब जो है बिल्कुल याद रखना है। चलिए आगे है, तबला पखावज संगतकर्ता को गायक के किस ओर बैठना चाहिए। देखिए, या तबला बजा रहा हो या पखावज बजा रहा हो, तो तबला और पखावज जो बजा रहे जो व्यक्ति हैं, ये आपके मान लीजिए कि तबला बजा रहे हैं, ये गायक जो है आपका, इसके गायक के किस ओर बैठना चाहिए, इधर या इधर। तो वही पूछा जा रहा है, यही प्रश्न है। ठीक है, दाएं या बाएं या आगे या पीछे, कहाँ। तो सही जवाब इसका क्या क्या हो जाएगा कि गायक के दाईं ओर जो है वो तबले या पखावजवाद को बैठना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, वाद्यों पर बजाई तथा गाई जाने वाली राग और ताल में बद्ध रचनाएं क्या कहलाती है। यानी कि वाद्यों पे जो हम बजाते हैं, जो गाया बजाया जाता है, और जो राग, उसको ताल में बद्ध रचनाएं क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है, उसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बंदिश हो जाएगा। उसको बंदिश बोलते हैं। जो कि वाद्यों पर जो गाई बजाई जाती है और ताल में बद्ध होती है वो क्या होती है, बंदिश होती है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, पुरिया धनाश्री परज बसंत खाली स्थान राग जो है इस थाट के अंतर्गत आते हैं। तो बताना है, यानी कि ये आपके पुरिया धनाश्री परज और बसंत किस थाट से माने जाते हैं। तो ये आपके किस थाट के माने जाते हैं। तो थाट इसका क्या हो जाएगा, थाट इसका हो जाएगा आपका कल्याण थाट के माने जाते हैं। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, कल्याण थाट। ठीक है, क्लियर। कल्याण थाट के अंतर्गत आते हैं कौन कौन, पुरिया धनाश्री, परज, उसके बाद फिर आपका बसंत। ये जो है कौन से, देखिए, राग शुद्ध कल्याण में आरोह में राग भूपाली और अवरोह में राग यमन के स्वर प्रयुक्त होते हैं। किसमें, राग शुद्ध कल्याण में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रश्न जो है वो भी आपको देखना है और वो भी देखते चलना है। चलिए आगे देखते हैं, संगीत प्रवीण उपाधि किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है। तो संगीत प्रवीण की उपाधि जो है किस संस्थान के द्वारा, तो ये आपके हैं प्रयाग संगीत समिति, जो कि आपके पहले कहा जाता था कि इलाहाबाद में है, लेकिन अभी कहाँ है, ये प्रयागराज में ही है, प्रयागराज में है। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, संगीत प्रवीण की उपाधि डिग्री जो है आपके प्रयाग संगीत समिति संस्थान द्वारा दिया जाता है। और देशराज मेजर डॉक्टर रंजीत सिंह, स्वर्गीय बैजनाथ सहाय तथा स्वर्गीय सत्यानंद जोशी द्वारा 1926 में, ठीक है, 1926 में महाशिवरात्रि के दिन पर स्थापित प्रयाग संगीत समिति भारत में संगीत अभ्यास और प्रसार के लिए प्रमुख है। देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1926 में। कब, महाशिवरात्रि के दिन। उस दिन आपका क्या था, महाशिवरात्रि था, उसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यह सब जो है याद करना बिल्कुल जरूरी है। 1926 आप लोग देख लीजिएगा, डेट भी कभी कभार पूछ देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सितार का जाफर खानी बाज, देखिए, सितार का जाफर खानी बाज किसने प्रचलित किया। जाफर खानी बाज जो है वो किसने प्रचलित किया। तो जाफर खानी बाज जो है आपका, जाफर अपने नाम से ही किया है, तो कौन था, हलीम जाफर खां। ठीक है, कौन था, जाफर खानी बाज, तो जाफर खां। मसीद खानी बाज, मसीद खानी गत, तो आपके मसीद खां। रजा खानी गत, तो आपके
रजा खां, ठीक है, वो सभी सितार से संबंधित है। सितार पे ही ये सब बजाया जाता है। आपका रजा खानी हो गया, रजा खानी हो गया, फिर आपका मसीत खानी हो गया, ठीक है। ये सब जो है आपके सितार पे ही बजाया जाता है। रजा खानी जो है आपके द्रुत लय में बजाया जाता है और मसीत खानी आपके विलंबित लय में बजाया जाता है। तो यही सब चीज़ है। और आपके जाफ़र खानी बाज जो है वो भी सितार पे ही बजता है। और इसके जो जाफ़र खानी किसने प्रचलित किया, तो ये आपको याद रखना है, जाफ़र खां, हलीम जाफ़र खां। अगला प्रश्न है, धूमकेतु तक किस वाद्य का बोल है। देखिए, कल हम बता रहे थे कि धूमकेतु तक किस वाद्य का बोल है, तो शायद उसमें हम आपको मृदंगम बता दिए होंगे, क्योंकि दोस्तों ध्यान जो है थोड़ा सा हो जाता है, इसीलिए आपको कहते हैं कि हर सेट प्रैक्टिस किया कीजिए, हर सेट को देखा कीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मृदंगम के बोल जो है वो नहीं थे, वो क्या किस चीज़ के बोल है, धूमकेतु तक जो है आपके पखावज वाद्य का बोल है। किसका है, पखावज वाद्य का बोल है, ठीक है। शायद मुझे याद आ गया कि हम गलती से आपको मृदंगम बोल दिए थे, लेकिन पखावज वाद्य के बोल है। इसीलिए आप लोग जो है अगर सारे वीडियो को देखते चलेंगे ना, तो आपकी जो गलतियां भी निकलेगी वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो हो जाता है कभी कभार, माइंड कहता कुछ और है और हाथ कहीं और चला जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि नाना साहेब पानसे किस वाद्य से संबंध है। नाना साहेब पानसे, देखिए पानसे तो पखावज, प फॉर पान, प फॉर पखावज, ठीक है। नाना साहेब पानसे जो संबंधित है वो किनसे है, पखावज से संबंधित है। नाना साहेब पानसे वो पखावज वादक थे। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत की किस विधा में होरी विषयक गीतों को बजाया जाता है। तो किस विधा में, होरी जो है आपके किस में, होरी आपके धमार में बजाया जाता है, ठीक है। होरी धमार में बजाया जाता है। अगर धमार ताल की बात कर ले तो धमार ताल में कितनी मात्रा होती है, 14 मात्रा होती है, ठीक है। होरी किस में बजाया जाता है, धमार ताल में। चलिए अब आगे देखते हैं, वाद्यों के कितने प्रकार होते हैं। तो वाद्यों के कितने प्रकार होते हैं, तो वाद्यों के आपको प्रकार अगर पूछे तो वाद्यों के प्रकार 5 होते हैं, ठीक है। वाद्यों के 5 प्रकार होते हैं, तत्वाद, तंतुवाद, सुशीरवाद, अवनदवाद और घनवाद। जैसा कि आपको बताए थे, अगर 5 नहीं रहे ऑप्शन में तो आपको 4 मारना है, ठीक है। तत्वाद, अवनदवाद, सुशीरवाद और घनवाद, यही 4। लेकिन अगर 5 रह जाए तो 5 आपको लगाना होगा। तो क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है कि 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया। तो 72 मेलों का वर्णन जो है कौन किए थे, तो आपके ये किए थे, 72 मेलों का वर्णन किया था। देखिए, संगीत रत्नाकर व वेंकट मुखी ने, ये यहाँ पे देखिए व्याख्या आपकी गलत है, ये आपके वेंकट मुखी ने किए थे, ठीक है। 72 मेलों की रचना जो है किसमें किए थे, वेंकट मुखी ने किए थे, ठीक है। वेंकट मुखी 72 मेलों की रचना किए थे, ठीक है। आप बताइए मुझे फटाफट कमेंट करके कि किस पुस्तक में जो है 72 मेलों की रचना जो है किए थे। क्योंकि दोस्तों बहुत बार मैं यह प्रश्न जो है आपको रिपीट करवाया हूँ, इसीलिए बीच बीच में आपका टेस्ट जो है बिल्कुल बहुत ज़रूरी बनता है, क्योंकि आप अपने आप को नापने के लिए, और मैं भी देखूं जरा कि आप लोग कितने गहन करते हैं। तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए कि कौन से पुस्तक में, कौन से जो बुक था उनमें बताया गया है कि 72 मेलों की रचना किनके द्वारा, वेंकट मुखी के द्वारा की गई है। चलिए अब आगे है, प्रश्न है कि जो एक राग से दूसरे राग में प्रवेश कर जाए वह होता है, वह क्या होता है। देखिए, एक राग हमारा ये है और एक राग हमारा ये है। जो एक राग जो गाते गाते वो दूसरे राग में प्रवेश कर जाए, यानी दूसरे थाट में प्रवेश कर जाए, क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग परमेल प्रवेशक राग। वैसा राग जो एक थाट से दूसरे थाट में जो आपके प्रवेश कर जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परमेल प्रवेशक राग, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप लोग जानते हैं कि जय जयवंती जो है वो क्या है, जय जयवंती परमेल प्रवेशक राग है, ठीक है। थोड़ा सा कहाँ कहाँ भाग जाता है, तो ये परमेल प्रवेशक राग जो है आपका जय जयवंती हो गया। चलिए आगे क्या प्रश्न कह रहा है कि तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा किस घराने से जानी जाती है। तो तानसेन की वंश एवं शिष्य परंपरा आपके सेनी घराने से जानी जाती है। तानसेन का संबंध कौन सा घराना से था, सेनिया घराना से था। कौन सा, सेनिया घराना से तानसेन का संबंध है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हम लोग, 54 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 54 नंबर जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहा जा रहा है, केवल विलंबित ख्याल का प्रयोग होने वाला कौन सा ताल है। तो केवल विलंबित ख्याल का
प्रयोग में होने वाली ताल यानी विलंबित ख्याल के साथ जो दोस्तों वो कौन सी ताल बजाई जाती है? तो उसका सही जवाब क्या होगा आपका? विलंबित ख्याल के साथ जो है आपका प्रयोग होने वाली ताल है एक ताल। कौन सा है? एक ताल। और एक ताल में कितने मात्रा होते हैं? 12 मात्रा होते हैं। और उसके विभाग की बात कर लें तो इसके 6 विभाग होते हैं। ठीक है, एक ताल के कितने विभाग होते हैं? 6 विभाग होते हैं। और प्रत्येक में जो है प्रत्येक विभाग में कितने होते हैं? 2-2 मात्रा होते हैं। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा होते हैं। किसके? एक ताल के। ठीक है, तो क्लियर। आपके एक ताल जो है विलंबित विलंबित ख्याल के साथ प्रयोग होता है और इसमें एक ताल में 12 मात्रे होते हैं, एक ताल में 6 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा होता है। ठीक है, चलिए आगे है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? देखिए जैसा कि विभाग की हम चर्चा तो कर लिए हैं अभी। एक ताल में कितने विभाग होते हैं? 6 विभाग होते हैं और मात्रा होते हैं टोटल 12 और इसमें प्रत्येक विभाग में 2-2 जो है आपकी मात्रा होती है। ठीक है, तो यह इस पे ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हो गया। कौन सी मूर्छना षड्ज-ग्राम की नहीं है? देखिए षड्ज-ग्राम की मूर्छना इसमें देखिए आप जहाँ पे आप देखिए अश्वकांता जो है वो आपकी षड्ज-ग्राम की मूर्छना है। रजनी भी षड्ज-ग्राम की मूर्छना है। उत्तरायता भी षड्ज-ग्राम की है, लेकिन मार्गी जो है ये षड्ज-ग्राम की मूर्छना नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मार्गी। ये आपकी षड्ज-ग्राम की मूर्छना नहीं है और बाकी जो है वो आपके वो सब जो है ये सब आपके षड्ज-ग्राम की मूर्छना है। और ग्राम दोस्तों 3 होते हैं। कौन-कौन सा? षड्ज-ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। ग्राम 3 होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक ग्राम से 7-7 मूर्छनाएं बनती है तीनों ग्राम से, तो मूर्छनाओं की संख्या कुल 21 हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि विधारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द के प्रस्फुटन किया? यानी कि विधारण्य, देखिए नया प्रश्न आ रहा है आप लोग के सामने। विधारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द का प्रस्फुटन किया? तो उसका सही जवाब क्या होगा? उसका सही जवाब हो जाएगा आपका मेल का। ठीक है, विधारण्य नामक विद्वान ने मेल शब्द का प्रस्फुटन किया। ठीक है, वो जो थे आपके दक्षिण भारत के महान संगीतज्ञ और धार्मिक राजनीतिक नेता थे। अगला प्रश्न है कि मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? देखिए मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? तो मतंग ने नाद के दोस्तों नाद के 3 भेद माने हैं। ठीक है, नाद के 3 भेद माने हैं। ठीक है, एक वैसे देखिए संगीत में जो है आपके नाद जो है वो आपकी कितनी मानी गई है? 2 मानी गई है। एक आहत और दूसरा अनाहत। दूसरा कौन सा होगा? अनाहत। दूसरा अनाहत हो जाएगा। तो हम लोग आहत नाद का प्रयोग करते हैं किसमें? ध्वनि में। संगीतोपयोगी मधुर ध्वनि को क्या कहते हैं? नाद कहते हैं। और नाद जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। नाद 2 प्रकार के होते हैं और नाद जो है यहाँ में एक जो है आहत नाद, वही आपका संगीत में प्रयोग किया जा रहा है। और मतंग ने दोस्तों कितने प्रकार के नाद माने हैं? 3 प्रकार के नाद माने हैं। ठीक है, ओ ये बार बार क्या हो जा रहा है भाई, हाथ गलती से कहाँ चला जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मतंग ने नाद कितने माने हैं? तो ये आपके 3 माने हैं, तो इसका सही जवाब 3। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। माई म्यूजिक माई लाइफ, ये इसके जो लेखक है वो कौन है? तो पंडित रविशंकर इसके लेखक है। माई म्यूजिक माई लाइफ जो है पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर का संबंध अगर पूछे दोस्तों, ये सितार वादक थे। क्या थे? सितार वादक थे। सितार वादक थे पंडित रविशंकर। ठीक है, भारत सरकार द्वारा इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। भारत रत्न भी मिला है इनको भारत सरकार के द्वारा। किनको? पंडित रविशंकर को। माई म्यूजिक माई लाइफ के लेखक पंडित रविशंकर। ठीक है, और इनको ग्रैमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है, यानी कि ग्रैमी पुरस्कार भी इनको मिला है। ठीक है, तो 59 के बाद अब हम प्रश्न में आते हैं 60 नंबर का। और याद रखिएगा यही नहीं, देखिए पंडित रविशंकर को शायद 3 बार ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कितनी बार? 3 बार ग्रैमी पुरस्कार उनको दिया गया है पंडित रविशंकर को। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर, तबले के बनारस बाज के जन्मदाता। देखिए बनारस बाज के जन्मदाता है आपके राम सहाय। कौन है? राम सहाय। बनारस बाज के जन्मदाता हैं तबले के राम सहाय। और ये लगभग जो है प्रचलित बनारस बाज 200 वर्ष पूरी इन्होंने विकसित किया था। ठीक है, इनके संगीत
गुरु दिल्ली के सिद्धार खान जी के शिष्य उस्ताद मोठ खान थे, किनके? राम सहाय के। तो यह सब जो है प्रश्न याद रखने वाली बात है। चलिए अगला क्या बोल रहा है, षडज पंचम भाव का गणितीय मान क्या होगा? तो षडज पंचम भाव का जो गणितीय मान होगा उसका क्या होगा? तो षडज पंचम भाव का गणितीय मान हो जाएगा आपका 3/7, 3/7। ठीक है, यही हो जाएगा आपका। चलिए आगे आते हैं, मौसमी राग के अंतर्गत आता है। देखिए मौसमी राग के अंतर्गत आपका कौन सा आता है? तो ये आपका मल्हार आता है। मल्हार कब गाया जाता है? मल्हार जो है आपके मेघ मल्हार के नाम से भी जाना जाता है और ये आपके वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है। कब? वर्षा ऋतु में। कौन सा? मेघ मल्हार। ये मल्हार को मेघ मल्हार भी बोलते हैं और ये वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला राग है। ठीक है, चलिए अब क्या है आगे, पन्नालाल घोष किससे संबंधित है? देखिए पन्नालाल घोष का संबंध जो आपसे पूछे तो आपको बताना है कि बांसुरी से है। पन्नालाल घोष का जो मूल नाम था वो देखिए आपको क्या था? अमल ज्योति घोष। ये भी प्रश्न आपको बनेंगे। ठीक है, यहाँ आप ये इसको नोट कर लीजिए, नोट करना ही पड़ेगा आपको इस चीज को कि पन्नालाल घोष का मूल नाम क्या था? तो अमल ज्योति घोष। क्या था? अमल ज्योति घोष। पन्नालाल का मुख्य नाम अमल ज्योति घोष और वे किसके? वे अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। आपसे अगर पूछे पन्नालाल घोष किसके शिष्य थे तो इसको भी याद रखना है आपको, किसके? अलाउद्दीन खां। ठीक है, तो यह दोनों प्रश्न जो है बन जाएंगे आपके। फटाफट चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, सारंगी का वादन किससे किया जाता है? तो सारंगी का वादन जो है वो किससे किया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सारंगी हम लोग किससे बजाते हैं? सारंगी हम लोग गज से बजाते हैं। गज से बजाया जाता है सारंगी। ठीक है, सारंगी जो है वो आपके किस में आता है? कौन से? वो तत्ववाद के अंतर्गत आता है और इसका सारंगी का प्राचीन नाम जो था वो सारिंदा था। सारिंदा जो कालांतर में सारंगी हो गया। यानी कि प्राचीन, अगर सारंगी का अगर प्राचीन नाम पूछे कि सारंगी का प्राचीन नाम क्या था तो आपको बताना है सारिंदा, जो कि वर्तमान में क्या हो गया है? अभी सारंगी हो गया है। ठीक है, तो यही सब प्रश्न जो है आपके एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो यह सब प्रश्न जो है आपको बहुत ही उपयोगी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि कहाँ से पूछेगा ये आप भी नहीं जानते हैं और कोई नहीं जानता है। बस ये जानते हैं कि प्रश्न जो है कौन सा पूछा जाएगा, इसी में से पूछा जाएगा, लेकिन हम लोग को इसमें कौन सा पूछा जाएगा तो ये जानकारी वाली बात तो है नहीं, लेकिन ये जानकारी वाली बात है कि यही सब प्रश्न से पूछे जाते हैं। तो अब अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, तो आप अगर 100 प्रश्न करते हैं तो उसमें 4-5 प्रश्न की संभावना जो है बनती है। 4-5 प्रश्न जो है आपके बन ही जाएंगे, ऐसी संभावना होती है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं 65 नंबर की, श्रुति छंदोवती में भरत का कौन सा स्वर स्थापित है? तो छंदोवती में जो है भरत का कौन सा स्वर स्थापित हुआ था? तो वो छंदोवती में आपके भरत ने षडज स्थापित किया था। क्या किया था? षडज। ठीक है, षडज स्थापित किया था। श्रुति का अर्थ वह सूक्ष्म नाद लहरी है जो कान के द्वारा जो है सुनी जा सके। ठीक है, और ऐसी श्रुतियां सा से सा मध्यम, यानी सा के सा से तार सप्तक तक जो है आपका सा तक अवस्थित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीना के तार पर शुद्ध दैवत की लंबाई बताना है। तो शुद्ध दैवत की लंबाई आपको कितना होता है? शुद्ध दैवत की लंबाई अगर आपसे पूछे बीना के तार पे तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उसका सही जवाब हो जाएगा 23 सही 1/3। ठीक है, 23.1/3 जो है ये आपके हो जाते हैं बीना के तार पर शुद्ध दैवत की लंबाई। तो इसको याद कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस जोड़ी किस जोड़े की तालें मात्राओं की दृष्टि से समान है? तो मात्रा किसमें आपको समान है यह बताना है। ठीक है, तो इसका हम लोग को पहले इसमें देखिए देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा समान है। थोड़ा सा आप लोग इस पे गौर कीजिए। तो इसमें जो है आपका झुमरा ताल और आड़ाचार ताल, आपका मत ताल और तिलवाड़ा ताल, धमार ताल और पंजाबी ताल। तो धमार में 14 मात्रा होता है और पंजाबी ताल में 16 मात्रा हो जाता है। ठीक है, और ये आपका मत ताल है और आपका ये तिलवाड़ा ताल है तो ये होगा नहीं, और ये आपका झुमरा है और आड़ाचार ताल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, झुमरा ताल में कितने मात्रा? 14 मात्रा, और आड़ाचार ताल में कितना मात्रा? 14 मात्रा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा? सही जवाब हो जाएगा 1।
ठीक है, सही जवाब होगा झुमरा और आड़ा 4 ताल। 67 का 1 नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्या कर रहा है कि वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। तो वायलिन में ध्वनि की आवृत्ति बतानी है, तो आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। इनकी आवृत्ति जो है 180 से 7500 आवृत्ति तक होनी चाहिए। ठीक है, 180 से कितना 7500। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे है पंडित कंठे महाराज किस प्रांत के निवासी थे। तो भैया कंठे महाराज जो आपके थे उत्तर प्रदेश के निवासी बताया जा रहा है कि इनका जन्म 1880 ईस्वी में कबीर चौराहा मोहल्ले में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो वाराणसी हमारा कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। और पंडित कंठे महाराज का संबंध जो है आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है। ठीक है, 1880 में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ताल का चक्रदार टुकड़ा दूसरे किस ताल में समान रूप से बज सकता है। देखिए चक्रदार टुकड़ा के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, चक्रदार टुकड़ा के बारे में बात हो रही है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। तो एक ताल का चक्रदार टुकड़ा जो है दूसरे किस ताल में समान रूप से बजती है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा 3 ताल। ठीक है, 3 ताल में मात्रा होती है हमारी 16, 3 ताल में 16 मात्रा और एक ताल में कितने मात्रा होते हैं 12 मात्रा। और एक ये आपके बात कर लें 3 ताल की, तो 3 ताल में कितना होता है 16 मात्रा होता है। और इसमें क्या होता है 4 विभाग होते हैं। किसमें, 3 ताल में कितने विभाग, 4 विभाग होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है तबले में सर्वाधिक गत किस में होते हैं। तबले में सर्वाधिक गत का घराना बताना है कि किस घराना में होता है तबले में सर्वाधिक गत। तो सही जवाब हो जाएगा फर्रुखाबाद। ये तबले के लिए प्रसिद्ध घराना माना जाता है फर्रुखाबाद। और यहाँ जो है आपके तबले में सर्वाधिक गत फर्रुखाबाद घराने में है और भारतीय तबला की 6 मुख्य घरानों में से एक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्रियांतर विश्रांतिलय नामक श्लोक किसका है। क्रियांतर विश्रांतिलय नामक श्लोक जो है वो किसका है। तो सही क्या होगा अमर घोष का है। किनका है, अमर घोष का श्लोक है। आगे है, इसमें तो कुछ चर्चा करने वाली बात थी नहीं। तीव्रता का दूसरा नाम क्या है। देखिए तीव्रता का दूसरा नाम क्या होगा आपका छोटा बड़ापन, यानी कि तीव्र कर रहे हैं यानी खींच के क्या कर रहे हैं बड़ा कर रहे हैं, छोटा होगा। तो तीव्रता ये जो है छोटा बड़ापन आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका एक होता है तारता। तारता ये आपका तारता जो है ये आपका ऊंचा नीचापन हो जाएगा। ठीक है, ये ऊंचा ये नीचा, ये ऊंचा ये नीचा। तो तीव्रता में हो गया आपका छोटा बड़ापन और तारता में हो गया आपका तारता में ऊंचा नीचापन। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये क्या है नाद की जाति अथवा गुण है एक आगे। तो ये सब नाद की विशेषता थी। अगला है कि बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख कौन सा स्वर सुनाई देता है। देखिए बांसुरी में नीचे का 5वां सुराख पर कौन सा स्वर जो है वो सुनाई देता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कौन सा स्वर सुनाई देगा बांसुरी में नीचे का 5वां, तो कौन सा स्वर सुनाई देगा। चलिए फटाफट बताना है, तो जवाब दीजिए फटाफट। देखिए ये कौन सा स्वर सुनाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग। ये आपके बांसुरी के नीचे का 5वां सुराख जो है वो आपके ग सुनाई देते हैं। ठीक है, ग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला हमारा प्रश्न है कि परन की क्रिया जो है आपके किस विधा से संबंधित है। तो परन आपके तबला से संबंधित होते हैं। किससे होते हैं, परन जो है वो आपके भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है जो कि मुख्य रूप से दक्षिण एशियाई देशों में बहुत प्रचलित है। परन जो है दक्षिण एशियाई देशों में प्रचलित है और परन की क्रिया है तबला की एक विधा है, जो कि हमारा सही आंसर होगा। तबला की विधा जो है क्या है, परन जो है वो तबला की विधा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राग अडाना का गायन समय क्या होता है। तो राग अडाना का गायन समय जो होता है आपके रात्रि का द्वितीय पहर होता है। राग अडाना का गायन समय कब होता है, रात्रि का द्वितीय पहर। ठीक है, राग अडाना जो है किस थाट का है, राग अडाना की बात करें तो इसकी थाट अगर पूछे तो आपका थाट, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही, थाट आपका हो जाएगा कौन सा, असावरी। ठीक है, कौन सा थाट है, असावरी थाट इसका हो जाएगा। और राग अडाना आरोह में गांधार जो है वर्ज होने के कारण
यह जो है राग दरबारी कान्हड़ा से जो है अलग दिखता है। तो याद रखना है, अडाना का गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर, और राग अडाना किस थाट से है, तो असावरी थाट से है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि जिस स्वर से जाति गायन प्रारंभ होता है। देखिए जाति गायन जहां से प्रारंभ होता है उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जाति गायन की बात करें दोस्तों, जाति गायन की, तो जाति गायन जहां से आपका प्रारंभ होगा उसको क्या कहेंगे, ग्रह कहेंगे। ठीक है, और जहां से ताल बजने प्रारंभ होते हैं उसको क्या कहते हैं, सम कहते हैं। जैसा कि हम आपको ऊपर में ही बताए, उसको क्या कहते हैं, सम कहते हैं। लेकिन हमारा प्रश्न यह था कि जाति गायन प्रारंभ जहां से होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ग्रह। ठीक है, ग्रह बोलते हैं। देखिए ग्रह बोलते हैं उसको, उस स्वर के ग्रह कहते हैं, और राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या को राग का जाति अथवा बोध पता चलता है। वो तो आप लोग जानते ही हैं कि जितना कितना स्वर किस में लग रहा है, तो उसी के अनुसार स्वरों की संख्या जितना लगता है उसी के अनुसार जो हम लोग जाति निर्णय करते हैं कि कौन सा किस जाति का होगा। चलिए अब देखिए सितार वादन का जो सही क्रम है वो क्या है। तो सितार में सबसे पहले क्या बजता है, सितार में सबसे पहले बजता है गत, उसके बाद बजता है आपका झाला, उसके बाद वो होता है अलाप, उसके बाद होता है अलाप, तब बजाया जाता है जोड़। ठीक है, देखिए प्रश्न ऐसे भी बनते हैं कि सितार वादन से मतलब जो है सितार पे सबसे पहले क्या बजाया जाता है, तो सितार पे सबसे पहले गत बजाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या बजाया जाता है, गत। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि कौन सा गत बजाया जाता है, मस्जिद खानी गत या विलंबित या फिर आपका रजा खानी गत। तो चलिए फटाफट मुझे कमेंट कीजिए कि मस्जिद खानी गत बजाया जाता है या आपका रजा खानी गत बजाया जाता है। तो ठीक है, इसका सही क्रम हम लोग को क्या हो जाएगा, हम लोग देख लिए, ये हो जाएगा गत झाला अलाप जोड़। ठीक है, ये पीछे हो जाएगा। कभी कभी आपको ऐसे ही पूछ देता है कि जोड़ अलाप किस पे बजाया जाता है, जोड़ अलाप तो आपके सितार पे ही बजाया जाता है, ऐसा भी पूछ दिया जाता है। तो इसलिए आपको जो है चारों याद रखना है, गत भी बजता है, झाला भी बजता है, अलाप भी बजता है और जोड़ भी बजता है। लेकिन क्रम से अगर पूछे तो क्रम भी याद रखना है कि पहले गत, उसके बाद फिर झाला, उसके बाद अलाप, तब जोड़। गझा आजो, आप ऐसे ग झा आ जो, ठीक है, आप इस तरह से निकाल लीजिएगा, ग से गत, झा से झाला, आ से अलाप, उसके बाद फिर आपका ज से जो से जोड़। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे भी आप इसको याद कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं 79 है कि रामायण कालीन संगीत में कितनी जातियों का उल्लेख है। तो रामायण कालीन संगीत में जो है जातियों के बारे में पूछा जा रहा है, तो कितनी जातियों का उल्लेख था, तो 7 जातियों का उल्लेख था। ठीक है, रामायण कालीन जब जो थे आपके संगीत उस समय, तो जातियों का उल्लेख होती थी 7। अगला प्रश्न है कि खलीफा किस भाषा का शब्द है। तो खलीफा जो है वो आपके किस भाषा का शब्द है, खलीफा, तो खलीफा जो है आपके कौन सा भाषा हो जाएगा, खलीफा अरबी भाषा हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है। और ख्याल किस भाषा का है, तो ख्याल आपके फारसी भाषा का शब्द है, ख्याल फारसी और खलीफा खलीफा अरबी। ठीक है, तो दोस्तों आज का यह सेशन आप लोगों को कैसा लगा, और यह सेशन के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सेशन दोस्तों कैसा लगा, और एग्जाम की दृष्टिकोण से जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने में कितना मजा आ रहा है। दोस्तों देखिए मजा तो बिल्कुल आ ही रहा होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रश्न बन रहे हैं, जैसे भी पूछे जाते हैं, तो सब इनमें से ही पूछे जाते हैं। और हम चाह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से जितना प्रश्न करवा रहे हैं, आपको माइंड तक सीधा वो प्रश्नों को सेट कर दें। ठीक है, तो टोटल जो है सेट करने वाली बात है। देखिए आपके खलीफा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, ये क्लियर रखना है। और ख्याल जो आपको बता दिए वो फारसी भाषा का शब्द था। तो दोस्तों यही चीज है, आप बिल्कुल बढ़िया से अगर मन से अगर प्रश्न करते चलेंगे ना, तो बिल्कुल आपके माइंड तक जो सेट कर जाएगी वो कभी नहीं हटेगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।